ऑलराइट, आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। ठीक है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम रिलेशन चैप्टर आज करेंगे। अब इस रिलेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या दो एलिमेंट्स होते हैं किसी एक फिक्स्ड ऑर्डर में, ठीक है ना। और जैसे ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ी होगी आपको, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अगर नहीं पढ़ी है तो सिंपल हमें जैसे कोई ग्राफ बनाना है। अब देखिए मुझे सपोज 3 and 2 प्लॉट करना है। ये पॉइंट है तो इसको मैं 3, 2 लिखूँगा एंड लेट्स से ये पॉइंट है, ये 2, 3 है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे देखिए जैसे कि ग्राफ प्लॉटिंग में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक चीज़ समझी है, वो ये कि 3, 2 and 2, 3 आर नॉट द सेम। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखिए 3, 2 ये वाली पोजीशन है, 2, 3 ये वाली पोजीशन है। मोreover जब भी हम ग्राफ बनाते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि जब भी हम इस ब्रैकेट में पोजीशन लिखेंगे ऑलवेज x कम्स फर्स्ट, y कम्स नेक्स्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए दिस इज़ फॉर 2 डायमेंशन, लाइक दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मान लीजिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ते, जैसे कि 12th में आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक और डायमेंशन यानी कि z एक्सिस आ जाता है, द थर्ड एक्सिस। तो x y z जब आ जाता है तो वहाँ पे भी रूल है कि पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। तो इस रूल को हम कभी भी वायलेट नहीं कर सकते। हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि y पहले आए x बाद में आए, या फिर z पहले आए x बाद में आए। नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते। द रूल हैज़ टू बी लाइक x देन y देन z। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए यहाँ ये ग्राफ में जैसे कि आपने देखा 2, 3 and 3, 2 ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो 2, 3 या 3, 2 यानी बेसिकली x, y जिसको मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूँगा 2, 3 लेट्स से, तो किसी को भी, मैं आप में से किसी को भी अगर बोलता हूँ कि भाई 2, 3 आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, तो अगर ग्राफ पेपर दिया जाए आप x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, और हर किसी का आंसर क्या होगा, 2 पोजीशन इन x एंड 3 पोजीशन इन y। अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस टाइप का आप जो है प्लॉट करेंगे, लाइक 3 पोजीशन इन x एंड 2 पोजीशन 1 and 2 इन x एंड 1, 2 and 3 इन y। इस टाइप से आप प्लॉट करेंगे। ये हर किसी के लिए है, ठीक है ना। तो किसी को भी अगर मैं 2, 3 बोलता हूँ तो उसका आंसर यही होगा। कभी भी कोई इस पोजीशन को लाइक यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंट है। अब देखिए सेट में क्या होता था। सेट में अगर मैं 3, 2 लिखता हूँ, जैसे कि सेट में हमने पीछे समझा, हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो लेट्स से 3, 2, 2, 3 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो दे आर सेम, है ना। सेट में हमने समझा था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, लेकिन यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर, है ना। ऑर्डर जो है मैटर करता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को हम x, y से लिखते हैं। एंड लेट्स से एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b, और मैं उसको बोलता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू लेट्स से अनदर ऑर्डर्ड पेयर c, d। देन ये ज़रूरी है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ये तभी पॉसिबल होगा जब दिस a is always equal to c and this b is always equal to d। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो समझा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट of
सेट्स, ठीक है ना। अब देखिए A क्रॉस B मुझे निकालना है, फिर A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स, तो वो क्या होगा उसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट अस सपोज मैं A इज इक्वल टू 2 and 3 ले लेता हूँ, B इज इक्वल टू लेट्स से 5, 6 and 7 ले लेता हूँ। अब मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B इस सिचुएशन में क्या होगा, तो बेसिकली मुझे 2, 3 को क्रॉस करना है 5, 6, 7 से। अब ये प्रोडक्ट कैसे होगा इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए ये 2 है मेरे पास एलिमेंट, ये 2 जो है 5 के साथ पेयर करेगा, ये 2 जो है 6 के साथ पेयर करेगा, ये 2 जो है 7 के साथ पेयर करेगा, यानी 2 पेयर्स विथ 5 एंड देन 2 पेयर्स विथ 6 देन 2 पेयर्स विथ 7, ठीक है। सबके बीच में कॉमा लगा लीजिए, कर्ली, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस है कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, बट क्योंकि ये पेयर हो रहा है हम इसको सिंपल ब्रैकेट में लगाएंगे। और सिंपल ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा 2 सबके साथ एक एक बार पेयर हो चुका है। नाउ 3, तो 3 जो है अगेन वही रूल, 3 जो है 5 के साथ पेयर होगा, 3 जो है 6 के साथ पेयर होगा एंड 3 जो है 7 के साथ पेयर होगा। कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट जो हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सबके साथ एक एक बार पेयर कर चुके हैं। 2 जो है तीनों के साथ पेयर कर चुका है, 3 जो है तीनों के साथ पेयर कर चुका है। अगर यहाँ एक और एलिमेंट होता तो वो भी सबके साथ, तो बेसिकली रूल ये है कि यहाँ पे हर एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट के साथ पेयर करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये हमारा फाइनल जो है, जो ये रिजल्ट हमें मिला है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना, जहाँ पे सेट A इज दिस, सेट B इज दिस, A क्रॉस B जो है हमने वो ये निकाला है। अच्छा अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट मान लीजिए एक सेट A है विच इज़ काउंटेबल और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A, एक और सेट है B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज NB NA, है ना, कार्डिनल नंबर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, या कितने, यहाँ पे एलिमेंट के बजाय हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेंगे, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये तो हमने समझ लिया। देखिए ये हमने 2 सेट के प्रोडक्ट को निकालना, 2 सेट्स हैं, अगर मुझे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है वो समझा है। नेक्स्ट अगर मुझे मान लीजिए कि 3 सेट दिए हुए हैं, लेट अस से A इज इक्वल टू 1 and 2, B इज इक्वल टू 4 and 5, C इज इक्वल टू 7 and 8, ठीक है। मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 and 2, 4 and 5, ये हमने लिख लिया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस कर लेता हूं, ठीक है। तो 1 goes with 4 and 1 goes with 5, then we have 2 and 4 and 2 and 5, फाइन। तो मैंने इन दोनों को पहले क्रॉस कर लिया, अब इसको क्रॉस करना है मुझे 7 and 8 के साथ। अब देखिए यहां पे क्या होगा, मैं इस 1 and 4 के साथ 7 को लिखूंगा, ठीक है। यहां पे भी रूल वही है। अब यहां पे ये जो पेयर है इसको हम एक सिंगल एलिमेंट अगर मान के चलें तो रूल क्या है, ये 1 4 जो है 7 के साथ होगा, ये 1 4 जो है 8 के साथ होगा, ये 1 5 7 के साथ होगा, ये 1 5 8 के साथ होगा। अच्छा अगर मुझे 1 and 2 लेट्स से 1 and 2 and 4 and 5 करना होता, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ भी निकाला 1 and 4
1 and 5, 2 and 4, 2 and 5 इस तरह से निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए, पहले सेट का पहला मेंबर पहले आएगा, दूसरे सेट का जो भी मेंबर है वो बाद में आएगा। पहले सेट का हर मेंबर पहले होता है और दूसरे सेट का हर मेंबर सेकेंड पोजीशन में होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये 4, देखिए यहाँ पे 4 कहीं पे भी पहले नहीं आ रहा है, 4 जहाँ भी आ रहा है बाद में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है ये सेट पहले है, ये सेट बाद में है। तो उसी रूल को अगर हम अब फॉलो करें तो देखिए 1 4 पहले है और 7 बाद में है, तो मैं 1 4 पहले लिखूंगा और 7 बाद में लिखूंगा, तो सबको मर्ज करके एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस में अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया। तो इसी तरीके से 1 4 एंड 8 आ जाएगा, सॉरी, इसी तरीके से अब ये हो चुका है 1 and 5, सेम गोज विथ 1 and 5 एंड देन 7, then 1 and 5 and 8. Similarly 2 and 4, 7, 2 and 4, 8. ठीक है, अच्छा 2 5 7 and 2 5 8, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट। तो ऐसे ही आप इसमें, जैसे यहाँ पे हमने 3 सेट का प्रोडक्ट निकाला, ऐसे आप 4 5 6 जितने भी सेट का प्रोडक्ट बोला जाए निकाल सकते हैं। बट रूल ये ध्यान रखना, जो पहले आता है उसको पहले रखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में रखना है। माना जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, जो जिस पोजीशन में आया उस पोजीशन में रहेगा। सेट ए पहले आया है तो इसके हर एलिमेंट को आप फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे। सेट बी बाद में आया है तो इसका हर एलिमेंट सेकेंड पोजीशन में होना चाहिए। सेट सी तीसरी पोजीशन में आया है, तो देखिए आप अब ये ट्रिपलेट में देख सकते हैं कि ये 7 जो है ना, 8 7 8 7 8, ठीक है 7 8। अगर इसमें मैं सेकेंड एलिमेंट देखता हूँ तो 4 4 5 5 4 4 5 5 है ना, सेट बी। अच्छा सेट ए, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट देखता हूँ तो आपको सेट ए के अलावा और कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। 1 1 1 1 2 2 2 2, राइट। तो ये सिंपल सा रूल, इस ट्रिपलेट में हमेशा द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, द सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू बी, द थर्ड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सी। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को हमेशा करना है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको मैंने निकालना समझाया। रूल्स का ध्यान में रखेंगे, ये कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। अब ये हमने समझ लिया, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जैसे कि हमने देखा था ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो NA इंटू NB होता है। इसी तरीके से अगर एक और C आ जाता है तो इंटू NC हो जाएगा, अगर D आ जाता है तो इंटू ND एंड सो ऑन। माना जितने भी सेट होंगे उनका मैं अगर क्रॉस करता हूँ तो उसमें कितने ऑर्डर्ड एन ट्यूपलेट्स होंगे, तो वो निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास टोटल नंबर ऑफ उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट या जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये सबसे इजी है और ये आप करते आ रहे हैं, भले आपको बताया ना गया हो। जैसे कि ग्राफ प्लॉटिंग हम करते थे, वो ग्राफ प्लॉटिंग ही हमें यहाँ पे करना है। अभी A क्रॉस B हमने जैसे कि 1 and 2 क्रॉस 4 and 5 किया था, तो ये 1 4 1 5 ये मिला था, है ना। अब तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 1 4 1 5 2 4 and 2 5, सॉरी ओके। अब मुझे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली ग्राफ प्लॉट करूँगा। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो एक इस प्रोडक्ट को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। माना मुझे
ये जो 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, मुझे इसे क्या करना है, इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो 1,4, अब देखिए 1 इन एक्स एक्सिस एंड 1 2 3 4 इन वाई एक्सिस, तो समवॉट यहाँ कहीं पे होगा। अच्छा, इसी तरीके से 1,5, दिस इज 1 एंड दिस इज लेट्स से 5। अच्छा, इसी तरीके से 2,4 सपोज यहाँ कहीं पे होगा एंड 2,5, ठीक है, 2,5 यहाँ कहीं पे होगा। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा। तो ये ग्राफ पेपर में आप बहुत एक्यूरेटली बना सकते हैं। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन इसको डायग्रामेटिकली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बेसिकली मेरे पास 1 4 1 5 ये दिया हुआ था। अब मुझे इसे क्या करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप एक सेट ए बनाएंगे, देन सेट बी बनाएंगे, ठीक है। हमने सेट ए बना लिया, सेट बी बना लिया, है ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट क्या थे, देखिए अगर मुझे मान लीजिए सेट ए और सेट बी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, आपको सिर्फ ये दे दिया, आपको बोला इसमें सेट ए और सेट बी फाइंड करो। तो देखिए सेट ए, अगर आपको बोला है कि ये ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो ए फर्स्ट सेट है, बी सेकंड सेट है। अब ए फर्स्ट सेट है तो इसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, यानी कि 1 and 2, है ना। सेट ए में क्या होना चाहिए, 1 and 2। सेट में हम कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं। सेट बी मुझे निकालना है क्योंकि सेकंड सेट जो है बी जो है वो सेकंड है, तो इसमें जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे, जैसे पीछे भी मैंने समझाया था, आप उसको निकाल सकते हैं, विच इज़ 4 and 5, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ दी हो, मुझे वापस सेट निकालना है, तो ये तरीका, पहला सेट पहले मेंबर्स, दूसरा सेट दूसरे मेंबर्स, तीसरा सेट तीसरे मेंबर एंड सो ऑन, सिंपल, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब सेट ए में क्या है, 1 and 2 है, तो मैं यहाँ 1 and 2 लिख लूँगा। सेट बी में क्या है, 4 and 5 है, तो मैं इसे 4 and 5 लिख लूँगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, 1 जो है 4 के साथ इंटू होगा, 1 जो है 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ। ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना देख लिया, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपने समझ लिया। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक बार फिर से बता दूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ठीक है, सिंपल। अब इन सब पे तो बता दिया, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको बोला सपोज x + 1 y + 2 इज इक्वल टू लेट्स से 5 and 7 एंड ऐसे कुछ भी, ये रैंडमली हमने क्वेश्चन बना लिया। तो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, तो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5। अब सिंपल सी बात, x + 1 अगर 5 है तो 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, x मुझे मिल जाएगा 4। इसी तरीके से y + 2 मस्ट बी इक्वल टू 7, विच मीन्स 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, y मुझे मिल जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसमें प्रूव कैसे करते हैं, देखिए इसमें कुछ रूल्स या थ्योरम्स हम ऐसे कह सकते हैं प्रोडक्ट का। तो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हम समझ लें, उसके बाद फिर हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज रिलेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट का, उसमें से फिर हम रिलेशन जो है डिफाइन करते हैं। जैसे एक बेसिक सा थ्योरम है कि A क्रॉस लेट्स से B यूनियन C, ठीक है, A क्रॉस B यूनियन C इज ऑलवेज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है।
ऐसे और भी कई सारे रिजल्ट्स हैं। अब देखिए इसका प्रूफ, सेट्स में हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करने देखे थे एनालिटिकली। यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए इसको प्रूव करना मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे सेट थ्योरी में हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वट एवर सेट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम कैसे लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इस टाइप से लिखते थे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का करते थे। और उसमें हमने ये भी समझा था कि इंटरसेक्शन है तो हम एंड लिखेंगे, यूनियन है तो हम और लिखेंगे, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू है तो हम उल्टा करते थे, वहाँ पे यूनियन को जो है एंड लिख देते थे, इंटरसेक्शन को हम और लिख देते, डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में, ठीक है, ऐसा हमने समझा था वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, सेट थ्योरी में एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहाँ पे होता क्या था, एक सिंगल सेट होता था। ए यूनियन बी में आपको जो रिजल्ट मिलना है वो आपको अगेन एक सेट मिलना है जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होंगे, पेयर्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या, जैसे ए क्रॉस ऑफ दिस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। और हमें मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दो सेट्स है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आपको हमेशा ए कॉमा बी के फॉर्म में मिलता है ना, ए बी सच दैट ए जो है फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, बी जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए, जैसे वहाँ पे हमने लिखा था लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बी A comma B be an arbitrary A comma B be an arbitrary element of this thing, ठीक है ना, ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अब इसके प्रोसीजर को हम समझते जाते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज A comma B belongs to A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है, यहाँ तक समझा हमने, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि पीछे भी समझाया था मस्ट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। जैसे कि सेट थ्योरी में हमने समझा हुआ है B यूनियन C का जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो एक सेट ही मिलेगा जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होंगे, तो B ऑब्वियसली बिलोंग्स टू B यूनियन C, देयरफॉर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पे क्रॉस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस को लिखेंगे एंड। अच्छा, पीछे हमने इंटरसेक्शन के लिए भी एंड लिखा था और यहाँ पे क्रॉस के लिए भी एंड लिख रहे हैं, तो इस एंड और उस एंड में फ़र्क क्या है, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B लिखता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। देखिए दोनों एंड में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट x जो है दोनों के पास है, लेकिन यहाँ के एंड में क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में, इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C, ठीक है। नाउ इतना हमने लिख लिया। इसको A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C ऐसे लिख लेंगे। नाउ
अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने समझा था, ये व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, बेसिकली कॉमन सेंस, और ये है प्रैक्टिस से जो है हम बहुत अच्छा मैथ्स कर सकते हैं। हम सब जीनियस हैं, ठीक है, आप सब जीनियस हो, बस प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करो और जीनियस बन जाओ। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अपना लॉजिक लगाना है कि ए में है और बी में है या फिर बी सी में है। इसको मैं कंबाइन करके लॉजिकली ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ठीक है ए के पास है एंड बी के पास है, या फिर ए के पास है एंड बी जो है वो सी के पास है। क्योंकि देखिए और आ गया, मतलब बी ज़रूरी नहीं है दोनों के पास हो, या तो बी के पास या तो सी के पास है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ए के पास और बी के पास, या फिर ए के पास और बी सी के पास, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये दो स्टेटमेंट्स को मैंने ब्रैकेट्स में ले लिया और यहाँ पे इम्प्लाइज लगा दिया। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, देखिए ए, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पे एंड है और यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी का क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि हमने समझा एंड जो है वो इंटरसेक्शन भी होता है लेकिन क्रॉस भी होता है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, अगर दोनों जगह ये एलिमेंट्स सेम होते तो मैं इंटरसेक्शन लगाता, लेकिन क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और ए कॉमा बी, ऐसे ही यहाँ पे भी ए में है बी सी में है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक है। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए बी दोनों में आ रहा है तो हम लिख लेंगे ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। नाउ दैट बीइंग तो ये बेसिकली क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। नाउ वन साइड तो हमने प्रूव कर लिया, इसको दूसरे साइड से भी प्रूव करेंगे, जैसे कि प्रीवियस सेट थ्योरी में हमने समझा था। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बी arbitrary ये हमने लिख लिया। तो हम लिखेंगे एलिमेंट ऑफ ई विच मीन्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा। नाउ दिस मीन्स ये एक्स वाई जो है अब यूनियन है, तो एक्स वाई या तो इसके पास होगा या तो एक्स वाई इसके पास होगा, यही यूनियन का मतलब है। दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक है। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a क्रॉस यानी कि एंड y बिलोंग्स टू b, यही समझा था हमने, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ये लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a दोनों में सेम है, तो हम बीच में और का कंजक्शन है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड, अब ये और का कंजक्शन b और c के बीच में आएगा, क्योंकि देखिए x जैसे हम और दोनों में लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a सिंगल है ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a,
तो देखिए एक ही बात को मैं 2 बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या x बिलोंग्स टू a एक ही बार लिखा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। अब उसी के बाद क्या करेंगे, हम एंड लगा देंगे y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। तो क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। तो ये 2 अलग स्टेटमेंट्स हो गए। तो इसको मैं फर्दर लिख लूँगा, x बिलोंग्स टू a and y belongs to b union c, ठीक है, which can be written as x y belongs to a cross b union c, है ना, which means a cross b union a cross c is a subset of, ठीक है। पहले हमने क्या प्रूव किया था, ये इसका सबसेट है। अब हमने क्या प्रूव किया, ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स से इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 डालते हैं, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है ना। ये तरीका है प्रूव करने का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर ऐसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि a क्रॉस b यूनियन सी था, इसी तरीके से a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, इसको हम लिखेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। इसको प्रूव, अब देखिए ये पीछे वाला जैसे प्रूव किया था वैसे इसको भी प्रूव करना है ना। इसमें बस ये है कि एंड, क्रॉस में भी एंड लगता है, इंटरसेक्शन में भी एंड लगता है, तो इस एंड में थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए बस इतना ध्यान रखिए, अगर एंड लगा है और एलिमेंट सेम है तो इंटरसेक्शन, और एंड लगा हुआ है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है तो फिर क्रॉस, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट a, b be an arbitrary element of a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ठीक है, ये हमने लिखा। तो a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, वो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट गोज टू द फर्स्ट, यानी कि a मस्ट बिलोंग टू a एंड, ये एंड क्रॉस वाला है, b मस्ट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, which means a belongs to a and b belongs to b and b belongs to C। बहुत सारे एंड हो गए, कंफ्यूजन होता है। अब देखिए a में है या फिर b एंड, है ना, a में है और b में है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे a बिलोंग्स टू a, ये वाला एंड, b बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने एक साथ लिख लिया। एंड a में ही है और b में है, सॉरी b c में है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो मैं इसको अगर a, b लिखता हूँ, नाउ बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स यहाँ पे इस एंड का क्या मतलब है, क्रॉस। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट सेट क्रॉस सेकेंड सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी a एंड b, a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब क्योंकि a b दोनों में सेम है तो मैं इसको a b एक साथ लिख लेता हूँ, बिलोंग्स टू। अब देखिए इस पेयर को अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट मान के चलता हूँ, मान लीजिए ये x है और ये भी जो है x है। नाउ x बिलोंग्स टू सम सेट,
x बिलोंग्स टू अनदर सेट और बीच में एंड है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो एंड इंटरसेक्शन बन जाता है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, दिस पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू दिस एंड, यानी कि इंटरसेक्शन एंड दिस। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अदर वे राउंड। ठीक है ना, हम एक्स वाई ले लेंगे बिलोंग्स टू दिस और उसको हम इसका सबसेट प्रूव करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब हम इसको दूसरे साइड से प्रूव करते हैं। ये इसका सबसेट है, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब हम लिखेंगे लेट x, y be an arbitrary element of this, that means x, y belongs to this particular ये हो गया। अब यहां पे x, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है, एक्स वाई जो है क्योंकि ये क्रॉस है तो एक्स वाई मस्ट बिलोंग टू दिस क्रॉस एंड दिस क्रॉस, बीच में इंटरसेक्शन है तो एंड मैं लिखूंगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ये लिखेंगे। अब दिस मीन्स फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, यानी कि x बिलोंग्स टू a, क्रॉस है तो एंड लग जाएगा, y बिलोंग्स टू b, फिर से एंड x बिलोंग्स टू a, क्रॉस है तो एंड हो जाएगा, y बिलोंग्स टू c। देखिए x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो मैं इसको सिंगल एक बार ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू a एंड लिख देता हूं। ठीक है ना, देखिए इसको करना कैसे था, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद एंड एक बार फिर से y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, ये करना था। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकली अगर हम सोचें तो x बिलोंग्स टू मैं दो बार बोलूँ एक बार बोलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम क्या करते हैं x बिलोंग्स टू एक ही बार लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें एक ही बार लिखने की ज़रूरत है, ये दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं x बिलोंग्स टू दोनों का एक बार लिखा, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट है, बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x a में है, y एलिमेंट डिफरेंट है और बीच में एंड है तो क्रॉस आ जाएगा, दैट मीन्स x y बिलोंग्स टू a, इस एंड को मैं क्रॉस कर दूंगा। तो इससे हमने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि ये जो है a इंटरसेक्शन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c वो इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू। अब हम शुरू करते हैं रिलेशंस। अब देखिए रिलेशन बेसिकली दो चीज़ें किस रूल से कनेक्टेड है ना, जैसे कि मान लीजिए हम अगर अब दशरथ और राम हम बोलेंगे कौन से रूल से रिलेटेड है, तो बोलेंगे कि भाई इनका बेटा राम है ना, या फिर राम एंड सीता, तो ये किस रूल से रिलेटेड है। तो बेसिकली कोई रूल जिससे दो चीज़ें रिलेटेड हो। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ, लेट्स से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड या फिल्म। ठीक है, यहाँ पे
सचिन तेंदुलकर, सहवाग, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। ठीक है, अभी जैसे आपको बोलेंगे कि भाई ये मैच द फॉलोइंग है ना, मैच करो, तो अब जैसे कि जनरली हम हाँ क्रिकेट इनको मैच करेंगे, फुटबॉल रोनाल्डो को मैच करेंगे, टेनिस का कोई है नहीं, मान लीजिए सानिया मिर्ज़ा है ना, तो टेनिस, फिल्म अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। तो बेसिकली अब अमिताभ बच्चन के लिए मैं फ़ुटबॉल नहीं कर सकता है ना, बिकॉज़ वो एक एक्टर है, वो फिल्म करते हैं ना, तो अमिताभ बच्चन जी को हम फिल्म्स की वजह से जानते हैं, ना कि फ़ुटबॉल या टेनिस की वजह से, है ना। फिर जैसे सहवाग, सचिन, इनको हम क्रिकेट की वजह से जानते हैं। तो मैच द फॉलोइंग अगर किया जाए तो हम कुछ इस टाइप का करेंगे। तो बेसिकली ये फर्स्ट सेट, अगर इसको मैं एक सेट मान के चलता हूँ, तो इस सेट की चीज़ इस सेट की चीज़ से कैसे जुड़ी हुई है। अब जैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है किसी चीज़ से जुड़ी हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेनिस किया और मान लीजिए यहाँ पे कोई टेनिस प्लेयर है ही नहीं, तो फिर ये किसी से जुड़ा ही नहीं है, खाली पड़ा रहेगा, है ना। यहाँ पे मैं और एक जैसे कि मान लीजिए स्क्वाश लिख देता हूँ, कोई स्क्वाश प्लेयर है ही नहीं, या फिर मान लीजिए हम ये नाम हटा देता हूँ, अब देखिए कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं है। तो बेसिकली कौन किससे कैसे रिलेटेड है ना, सेट ए का कोई चीज़ सेट बी के किसी चीज़ से कैसे रिलेटेड है, दैट इज़ बेसिकली रिलेशन। तो रिलेशन इज हाउ इज सेट ए एसोसिएटेड विथ सेट बी। अच्छा, अब तो बेसिकली मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी होगा। और ए क्रॉस बी में जैसे कि हमने पीछे समझा था कि इसमें आपको हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। और देखिए रिलेशन के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो एक चीज़ को दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो बता रहे हैं। जब तक मेरे पास दो चीज़ें होंगी ही नहीं, मैं कैसे बताऊंगा कि वो उससे कैसे रिलेटेड है। तो दो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो ए क्रॉस बी, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी दिया गया है ना, आपको बोला है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो R इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इस ए क्रॉस बी के जो भी मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना, या जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उसमें से उसी का एक हिस्सा इस ये रिलेशन होगा। ठीक है, और जैसे हमें बोला है रिलेशन इन ए, R इज़ अ रिलेशन इन सेट ए। अब देखिए R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो समझ में आ रहा है कि R इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर एक सिंगल सेट दिया हुआ है तो इसका मतलब है, हमें याद रखना है कि R इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि रिलेशन में मुझे हमेशा ऑर्डर्ड पेयर दिया चाहिए होता है। और अगर मैंने बोला रिलेशन इन ए, दैट मीन्स मुझे ए को ए के साथ ही क्रॉस करना होगा। ठीक है, फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो बेसिकली मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज़ 2 पावर m n। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज़ ऑलवेज 2 पावर m इंटू n। फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन, रेंज, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे बताते हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम करेंगे कवर। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लीजिए a इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, एंड लेट्स से b इज इक्वल टू p q r एंड s दिया हुआ है। आपको बोला है कि r इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, r जो है वो एक रिलेशन है a से b में। तो अब आपको सपोज या इसको भी छोड़ो, R1 R2 R3
R4। ये आपको 4 अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, आपको बस पहचानना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन A से B की तरफ है, कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं आपको जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 1 and P एंड लेट्स से 3 and R, 4 and S, let's say this is 2 comma P, 2 comma R, अब आपको बोला है कि इसमें से कौन कौन से रिलेशन A से B की तरफ है और कौन कौन से रिलेशन A से B में नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात है, रिलेशन है या नहीं R1, R2, R3, R4, इसको चेक करने के लिए आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए। जैसे कि आपको बताया है, अगर मैं A क्रॉस B निकालता, पीछे आपको बताया था, समझाया था कि A क्रॉस B अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे एक सेट मिलेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर की एक ख़ास बात ये होगी कि उसमें हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। मुझे यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखनी है, क्या ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। 1, 3 and 4 बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, यस। क्या सेकेंड एलिमेंट यानी P, R और S सेकेंड को बिलोंग करता है, यस। रिलेशन फर्स्ट बिलोंग्स टू, यस। सेकेंड, यस। क्या फर्स्ट एलिमेंट 3 और 4 तो यहाँ है, P जो है वो यहाँ A में नहीं है। यहाँ पे देखिए B के पास है, मुझे उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ही है वो फर्स्ट सेट में होना चाहिए। P जो है फर्स्ट सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में नहीं है तो ये रिलेशन नहीं है। फर्स्ट सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में नहीं है तो रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। आगे देखिए, रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिलेशन को जैसे कि हमने सेट में भी पढ़ा था, सेट थ्योरी में, कि किसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रिलेशन जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेट A है एंड 1, 2, 3 and 4 एंड लेट्स से एक सेट B है 5, 6, 7 and 8 और रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, लेट्स से x डिवाइड्स y। ठीक है ना, जहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। सपोज मैंने ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, बस मैंने आपको रूल, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। रूल को आप समझिए। मैंने रूल के, रिलेशन जो है बेसिकली एक रूल है, तो वो रूल मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है कि x जो है वो y को डिवाइड करेगा। जहाँ पे x क्या है, पहले इसका सेट है, तो 1 को हटा देते, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। ओके, अब मुझे इस रिलेशन को बनाना है, तो कैसे करूँगा मैं? रोस्टर फॉर्म को हम समझते हैं। तो देखिए, क्या 2 5 को डिवाइड करेगा? 2 5 को डिवाइड करेगा? नहीं। क्या 2 6 को डिवाइड करेगा? यस। तो 2 and 6 हो जाएगा। अच्छा, क्या 2 7 को? नहीं। 2 8, यस। इसके बाद हम देखते हैं क्या 3 5, नो। 3 6, यस। अच्छा, 3 7 नहीं, 3 8 नहीं। अच्छा, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 4 7 नहीं, 4 8, यस। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब मैं A क्रॉस B करता वो एक बहुत बड़ा मुझे जो है सेट मिलता। अब ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ये उस सेट का हिस्सा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, R इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो X डिवाइड्स Y मैंने ये बोल दिया, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। और ये जो मैंने इसको लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये है कि R इज इक्वल टू, हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, X Y such that X belongs to A
and y belongs to B and x is related to y by whatever relation, है ना। जैसे इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि x divides y, ठीक है ना, या फिर x इज अ मल्टीपल ऑफ y, ऐसे कुछ भी हम रिलेशन डिफाइन कर लेते। तो ये हो गया हमारा रास्टर फॉर्म, है ना। यहाँ पे हम सॉरी ये रास्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद फिर हमारा है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, सेट ए को बनाएंगे, सेट बी को बनाएंगे। सपोज दिस इज सेट ए, सपोज दिस इज सेट बी। सेट ए में हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, बी में 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, 2 जो है 8 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है एंड 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है। तो ये हमारा रिलेशन जो है हमने क्या किया, एरो डायग्राम, ठीक है ना। ये हमारा एरो, ये जो मेथड है दिस इज एरो डायग्राम। तो रिलेशन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपने 3 तरीके समझे, रास्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास लैटिस। बेसिकली मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जहाँ पे लाइक ऐसे कर लेंगे। अब सपोज दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, है ना, और 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, है ना। तो ऐसे मुझे करना क्या है, जैसे मुझे क्या मिल रहा है, 2 and 6 मिल रहा है, तो 2 and 6 इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा, ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे 3 and 6 है तो 3 and 6 दिस पोर्शन, है ना, 3 and 6 इसको मैं हाईलाइट करूँगा। तो ऐसे जो जो उस रिलेशन में आ रहे हैं उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं इस ग्राफ में बेसिकली हाईलाइट करूँगा ऐसे डॉट्स बना के। तो ये है हमारा लैटिस, है ना, लैटिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया कि कैसे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 अलग अलग मेथड है। अब देखिए इसी रिलेशन पे हम आगे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड दैट इज डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन। अब देखिए डोमेन बेसिकली क्या है, डोमेन है कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे, जो रिलेशन है उस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स एंड नॉट द फर्स्ट सेट। मैं फर्स्ट सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। फ़र्क क्या है, फ़र्क है, अभी आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 and 4। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि देखिए ये 2 3 4 आया, यहाँ पे सेट ए भी 2 3 4 है, तो हमने सेट ए क्यों नहीं बोला। मान लीजिए सेट ए मुझे 2 3 4 and 11 दिया होता और रिलेशन वही है x डिवाइड्स y। तो अब यहाँ पे 11 आ गया, क्या 11 5 को डिवाइड करेगा, नहीं। 11 6 को, 7 को, 8 को, किसी को भी डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये 11 जो है खाली हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जो डोमेन है वो 2 3 4 है, लेकिन जो सेट ए है वो से बड़ा है, ठीक है ना। तो हमेशा डोमेन जो है इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये हमें ध्यान रखना। अब रेंज क्या होता है, रेंज जो है रिलेशन में, ठीक है, हम डोमेन और रेंज की जब भी बात कर रहे हैं तो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, नॉट द सेट इटसेल्फ। तो डोमेन क्या है, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसके सेट को बोलते हैं डोमेन। रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट्स है उसके सेट को हम लाइक यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, 6 एंड देन वी हैव 8। 6 हो चुका है, 8 हो चुका है, तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। आप देखिए जो सेकेंड सेट है वो बड़ा है, लेकिन हमारा रेंज क्या है, इतना ही है। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड फर्स्ट सेट फ़र्क है, रेंज एंड सेकेंड सेट फ़र्क है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ जो भी हमारा सेकेंड सेट होता है बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में अगर मुझे ए क्रॉस बी बोला है कि रिलेशन जो है ये हमेशा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, इसमें डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट का सबसेट होगा, रेंज हमेशा इस सेट का सबसेट होगा। मतलब डोमेन हमेशा इसके एलिमेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, रेंज हमेशा इसके एलिमेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो